पलक अपने माता पिता और दो बहनों के साथ एक गांव में रहती थी। घर में पलक सबसे बड़ी थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके तीनों बेटियों को पढ़ाते थे। घर के खर्चों के साथ साथ तीनों को पढ़ाना और उनकी शादी करना, ये सब उसके पिता के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वे खुद भी अक्सर बीमार रहते थे। एक दिन उसके पिता ने पलक से बोला, बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अरे आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। मैंने कब कहा कि शादी करने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? ऐसे लड़के से शादी करूंगा जो तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ा सके। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी छोटी बहनों के बारे में भी तो सोचना है। माँ, पिताजी को समझाओ ना। देखो ना क्या बोल रहे हैं। क्या समझाऊं? तुम्हारे पिता ठीक तो बोल रहे हैं, तू समझती क्यों नहीं? तुम तीनों का घर बस जाए, यही चाहते हैं तुम्हारे पिता। हम दोनों को अगर कुछ हो गया तो तुम सबका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आगे की पढ़ाई अपने ससुराल में करना। ठीक है, जो आप लोग को सही लगे करो। इतना बोलकर पलक वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद पलक की शादी अजय नाम के एक लड़के से हो गई। घर के बाहर ही उसकी राशन की दुकान थी, जिसे अजय और उसका पूरा परिवार मिलकर चलाता था। शादी के बाद पलक पढ़ाई करने की इच्छा अपने पति से जाहिर करती है। अजय भी अच्छा लड़का था, इसलिए सबके मना करने के बाद भी उसने पलक का एडमिशन कोचिंग में करवा दिया। एक दिन पलक के कोचिंग जाने के बाद उसकी माँ अजय से बोलती है, बेटा, बहू को पढ़ाना जरूरी है क्या? गाँव के लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। नई दुल्हन पढ़ने जा रही है और पति घर संभाल रहा है। कोई बात नहीं माँ, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। कुछ दिनों की बात है। बहू तो तुम्हारी है, कुछ अच्छा बन गई तो हमारे घर का ही मान होगा। बाद में वही लोग तारीफ करेंगे। बेटे की बात समझने के बाद वो लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। इधर पलक की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। इसी बीच पलक प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर सुनते ही पूरा परिवार खुश हो जाता है। अब पलक की पढ़ाई कुछ महीनों के लिए रुक गई। इस बात से पलक बहुत उदास हो गई थी। उसे उदास देख अजय उसे समझाता है, तुम उदास क्यों हो रही हो पलक? सिर्फ कुछ महीनों के लिए तुम्हारी पढ़ाई बंद हुई है, उसके बाद तुम आराम से पढ़ाई करना। लेकिन बच्चे के साथ जिम्मेदारी तो आ गई, अब कैसे करूँगी पढ़ाई? वो हम दोनों की जिम्मेदारी होगी। मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर अच्छे से सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करना। पलक मुस्कुराते हुए बोली। अब मेरी चिंता सच में दूर हो गई। अब अजय पूरे दिन दुकान चलाने के बाद शाम को बहुत सारा फल और हरी सब्जियां लेकर आता, जिससे पलक और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। अजय की माँ भी उसे कोई काम नहीं करने देती। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है बहू, अभी तुम बस आराम करो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। कुछ ही समय बाद पलक ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। कुछ समय बाद जब पलक पूरी तरह स्वस्थ हो गई, उसने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसके कोचिंग जाने के बाद अजय और उसकी माँ मिलकर बच्ची का ध्यान रखते। पलक किसी सरकारी जॉब के लिए पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसकी पढ़ाई में बहुत पैसे लगते थे। अब अजय की दुकान से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो पलक की कोचिंग का पैसा भर सके, इसलिए उसने अपनी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख के उसने पलक को पैसे दे दिए ताकि वो कोचिंग की फीस भर सके। इसी तरह समय बीतने लगा। पलक को अपने कोचिंग के दौरान ही विजय पसंद आ गया। वे काफी हैंडसम था और पढ़ाई में भी अच्छा था। अब पलक अक्सर क्लास खत्म करके उसके साथ घूमने चली जाती और घर देर से आती। सास के पूछने पे एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना देती, लेकिन उसकी सास अपने बहू की बदलती व्यवहार से खुश नहीं थी। एक दिन उसकी माँ अजय से बोलती है, बेटा, मुझे बहू के व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम हम सब के लिए इतना करते हो, लेकिन बहू आजकल ठीक से बात तक नहीं करती। माँ, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो सकता है पढ़ाई के कारण पलक परेशान हो। एक बार सरकारी जॉब में लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, इतना भी सीधा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर उसकी माँ चली गई। इसी तरह सब कुछ सही चल रहा था। पलक का पेपर होने वाला था, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर वो विजय से मिलने चली गई। अब हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। मेरी सासू माँ और पति को शक होने लगा है। देर होती है तो 10 सवाल करने लगते हैं। तो कोई बहाना बना दो, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो साफ साफ बोल दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अगर मैंने अभी कुछ भी बोला तो अपना ही नुकसान हो सकता है। घर से बाहर भी निकलने को ना मिले।
इसलिए सही समय आने पर सब बता दूंगी। जब तक मैं जॉब नहीं करती कुछ नहीं हो सकता। इतनी बात करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब पलक झूम उठती है। उसका एग्जाम क्लियर हो गया था। पूरे घर वाले इस बात से खुश हो जाते हैं। और एसटीएम मैडम, अब तो ऐसे ही बोलना होगा मुझे, मेरी बीवी एसटीएम जो बन गई है। पूरे गांव वाले भी उसे बधाई देने पहुंच गए। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अजय को लगा अब उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जितना कर्ज है वो सब खत्म हो जाएगा। पुश्तैनी जमीन भी मिल जाएगी। खुशी से रहेंगे पूरा परिवार। लेकिन किसे पता था कि पलक की क्या प्लानिंग है। अब पलक ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब तो अपना ऑफिस खत्म करके विजय से मिलने चली जाती। रात को देर तक दोनों घूमते और वो डेली लेट से आती। सासू माँ के लाख समझाने पर भी वो अपने मर्जी की ही करती। इधर अजय भी कर्ज की वजह से परेशान रहता। अब पलक कभी भी सीधे मुंह अजय से बात नहीं करती क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा था और अपनी पत्नी से कम कमाता था। एक दिन अजय पलक से पैसों की बात करता है। सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो लोगों से उधार लिया था ना, वो सब पैसे मांग रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। अरे ये सारे पैसे तुम्हारे पढ़ाई में ही लगे हैं। मैंने पैसे कोई अपने खर्चे के लिए नहीं लिया। तो क्या हुआ? मुझे पढ़ाकर तुमने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। सब पढ़ाते अपनी बीवी को। हाँ, लेकिन ये भी तो देखो, मैंने अपनी औकात से ज्यादा खर्च करके तुम्हें पढ़ाया है। अब इस मुसीबत की घड़ी में तो तुम्हें घर की मदद करनी चाहिए। चलो ठीक है, ये लो पैसे। पैसे देते हुए भी पलक इंग्लिश में 2-4 गालियाँ सुना देती है। अब अजय को तो कुछ समझ आता नहीं है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलता और पैसे लेकर चला जाता है। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन अजय की दुकान पर एक आदमी आता है। और अजय भैया कैसे हो? मैं बढ़िया, तू बता, तू कैसा है? बस मैं भी बढ़िया। अच्छा अजय भैया, ये पलक भाभी के साथ आपका झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस मैंने उनको किसी के साथ घूमते देखा है। अच्छा अच्छा, अरे वो होगा उसका कोई दोस्त या ऑफिस का कोई सहपाठी। हाँ हो सकता है, चलो मैं चलता हूँ। अब अजय सोचने लगा, मुझे तो कभी पलक ने कुछ बताया नहीं, घर जाकर पूछता हूँ। अब अजय घर आकर पलक से इस बारे में पूछता है। अच्छा पलक, तुम्हारा कोई दोस्त भी है क्या जिसके साथ तुम घूमते हो? ये लो, आगे मेरी जासूसी करने। हाँ है, एक कोचिंग का फ्रेंड। लेकिन तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, वो मेरा फ्रेंड नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। बहुत जल्दी उससे शादी भी करूंगी। मिल जाएगा तुम्हें तलाक का पेपर। पलक फिर से इंग्लिश में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब ये सारी बातें सुनकर अजय को मानो सदमा सा लग गया। अब उसे समझ नहीं आता है कि क्या करूं। जब अजय की माँ को ये सब पता चलता है तो वो भी बहुत उदास हो जाती है। अब और पढ़ा लो, समझाया था, लेकिन नहीं। इनको तो अपनी सारी जायदाद बेचकर बीबी को पढ़ाना है। क्यों रे बहू, तुम्हें तो मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया है। अपनी जमीन बेच दी तुम्हारे खातिर। और तुमने क्या किया? शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुम ऐसा करोगी तो और लोग क्या करेंगे? कोई भी अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएगा। अरे मुझे क्या करना और लोगों का? ये सबका निजी मामला है। अब ये पहले वाली पलक नहीं थी। अपने पावर और पैसे के नशे में ये सब कुछ भूल गई थी। सब कान खोलकर सुन लो, डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी, चुपचाप साइन कर देना, वरना तुम तो जानते ही हो मेरा पावर। इतना बोलकर पलक वहाँ से चली गई। अब बहू के इस बदलते व्यवहार से दोनों माँ बेटे बहुत मायूस थे। ये हकीकत हो या ना हो, लेकिन ये है पैसा, पावर और रुतबे की वजह से आजकल के बदलते रिश्ते की कहानी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। प्रकाश एक दिन अपने ऑफिस से घर वापस आ रहा था। तभी अचानक एक लड़की उसके गाड़ी के सामने आ जाती है। प्रकाश हड़बड़ाहट में गाड़ी रोकता है, फिर गाड़ी से उतरकर गुस्से में उसके पास उसे डांटने जाता है। ओ मैडम, हेलो, ये क्या तरीका है? मरने के लिए आपको मेरी गाड़ी ही मिली है? प्रकाश की बातें सुनकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। अब उसे रोते देख प्रकाश का भी गुस्सा शांत हो जाता है। उससे प्यार से पूछने लगा, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? और अचानक मेरी गाड़ी के सामने क्यों आ गई? तुमने गाड़ी क्यों रोका? चला देते मुझ पर, मर जाने देते मुझे। अरे तुम शांत हो जाओ, क्या हुआ पहले ये बताओ। मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी। अब वो इतना ज्यादा रो रही थी कि उससे कुछ भी पूछना या समझना सब बेकार था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चल सकती हो। पास में ही मेरा घर है। तुम चाहो तो वहाँ आराम से आज रात रह सकती हो। कल सुबह सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। प्रकाश उसे अपने घर ले आता है। एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, कल आराम से मुझे अपने बारे में बता देना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? खुशबू।
अच्छा नाम है। इतना बोलकर प्रकाश दूसरे कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह जब प्रकाश उसे उसके घर छोड़ने की बात करता है तो वो बोलती है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं कहाँ जाऊँ? ना माता पिता है और ना ही कोई रिश्तेदार। जिससे शादी होने वाली थी उसने कहीं और शादी कर ली, इसलिए अब मैं मर जाना चाहती हूँ। प्रकाश को भी उसकी बातों से उस पर दया आ गई। बस इतनी सी बात? तुम जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन प्रकाश खुशबू को लेकर अपने घर वालों से मिलवाने ले जाता है। घर पहुंचकर उसने अपने घर वालों को सारी बातें बताई। ऐसे बिना किसी जांच पड़ताल के कैसे इस लड़की को अपने घर में रख लिया तूने? पता नहीं कैसी लड़की है, इस खानदान से है, सच भी बोल रही है या नहीं? लेकिन माँ, उसने बताया ना उसका कोई नहीं है। वैसे भी मैं इसे अकेले कहाँ छोड़ता। देखो तो कितनी सुंदर है। हम काफी दिनों से साथ रह रहे हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। सोच रहा हूँ इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसे ही किसी को भी अपने घर की बहू बना ले क्या? तो क्या हुआ माँ, ये सुंदर है, अच्छी है। वैसे भी मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जब तूने मन बना ही लिया है तो कर ले शादी। सभी घर वाले मिलकर प्रकाश और खुशबू की शादी धूमधाम से करवा देते हैं। अब कुछ दिन घर पर बिताने के बाद दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। प्रकाश भी खुशबू से बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन अचानक रात के अंधेरे में खुशबू चुपके से बाहर जाती है। प्रकाश की भी नींद खुल गई। ये खुशबू इतनी रात को कहाँ जा रही है? प्रकाश भी उसके पीछे चल देता है। उसने देखा खुशबू एक आदमी से मिलती है। यास्मीन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या करूँ, तुमसे मिलने का मन हो रहा था। अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता यास्मीन। अभी तो रहना पड़ेगा। भूल गए क्या है हमारा मकसद? हम जो यहाँ करने आए हैं बस वो याद रखो। अब जल्दी जाओ वरना प्रकाश देख लेगा। प्रकाश भी खुशबू के आने से पहले सोने चला गया और सोने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन जो उसने देखा और सुना उस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खुशबू की सच्चाई क्या है। ये यास्मीन कौन है? और अगर ये यास्मीन है तो खुशबू बनकर मेरे साथ क्यों है? मुझे जल्द पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन प्रकाश खुशबू से बोलता है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? क्यों? अभी तो कुछ दिन पहले ही परिवार वालों के साथ रहकर आए हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम अपनी शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। आज ऑफिस की छुट्टी है तो मैं सोच रहा हूँ हम साथ में कहीं घूमने चलते हैं। ओ कोई बात नहीं, आप चले जाओ घूमने, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। प्रकाश भी समझ रहा था कि ये बहाने बना रही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब खुशबू को घर पर छोड़कर वो अकेला ही घूमने के बहाने आसपास छिप गया ताकि खुशबू पर नजर रख सके। थोड़ी देर बाद प्रकाश ने देखा कि खुशबू बुरखे में कहीं जा रही थी। प्रकाश भी चुपके से उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा खुशबू किसी आदमी से मिलती है जिसने अपना फेस कवर कर रखा था। खुशबू ने उसे एक लेटर दिया और दोनों इशारों में कुछ बातें करने के बाद जल्दी से वहाँ से निकल गए। प्रकाश समझ गया था कि वो किसी कोड वर्ड में बातें कर रहे थे ताकि कोई और न समझ पाए। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी बीवी कोई साधारण लड़की नहीं है। किसी मकसद के कारण ही वो मेरे साथ है, लेकिन पूरी सच्चाई जाने बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद प्रकाश घर जाता है। उसे देखते ही खुशबू थोड़ा घबरा गई। इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ बस अकेले मन नहीं हुआ घूमने का, इसलिए लौट आया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ अब ठीक है। तो अगली बार चलोगी ना घूमने? हाँ बिल्कुल चलूंगी। इतना बोलकर वो रूम में चली गई। तभी प्रकाश सोचता है, ये तो झूठ भी कितनी सफाई से बोल रही है। घर वाले सही बोलते थे, बिना जाने मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं बेवजह इसके चक्कर में फंस गया। अब मुझे इसके खिलाफ कुछ करने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा। मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा। कुछ समय बाद खुशबू चुपके से फोन पर किसी से बात कर रही थी। अब समय आ गया है, हमें अपने काम को अंजाम देना चाहिए। ये सारी बातें प्रकाश अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। आखिर क्या करने वाली है ये? अब तो पुलिस ही पता लगाएगी। वो फोन लेकर पुलिस के पास जाने लगता है। तभी कुछ आतंकवादी बंदूक लेकर उसके घर में घुस जाते हैं और खुशबू को घेर लेते हैं। मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम लोग? मुझे बचा लो प्रकाश। अगर तू अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो बिना देरी किए इस पते पर पहुंच जाना। सभी के जाने के बाद प्रकाश सोचने लगा, अब ये लोग कौन थे? मैं तो खुशबू के खिलाफ कंप्लेन करने जा रहा था। ये लोग तो खुशबू को ही उठा कर ले गए। वो तो खुद मुसीबत में है, वो गलत कैसे कर सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, पहले उसे बचा लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है, वरना उसे कुछ हुआ तो दूसरी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए बिना देरी किए प्रकाश उस पते पे पहुंच गया। वहां जाकर जो उसने देखा उसके बाद उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। खुशबू बंदूक के साथ आ रही थी और सारे गुंडे उसके पीछे थे। तुम इस रूप में?
इन्होंने तो तुम्हें किडनैप कर लिया था। यही मेरा असली रूप है। वो सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। मेरा नाम यास्मीन है और मैं एक आतंकवादी हूँ। क्या मतलब इतने दिनों से मेरे साथ झूठ बोलकर रह रही थी? हाँ, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ अपने पिता को रिहा करवाने आई हूँ, जो जासूसी के इल्जाम में जेल में बंद है। उस रात पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे यहाँ शांति से काम करने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए था, इसलिए तुम्हारी गाड़ी के सामने मरने का नाटक कर तुम्हारे घर में रहना चाहती थी, ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद महफूज होकर काम कर सकूं। तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? मैं उसी जगह के आसपास छुप छुप कर काम कर रही थी। तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता, और उस रात को जिसे तुमने घर के बाहर देखा वो मेरे शौहर थे, जिसके बाद तुमने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। क्या ये सब तुम्हें पता था? हाँ, लेकिन मैं सही समय आने का इंतजार कर रही थी। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने जा रहे हो, ऐसे में मेरी पूरी प्लानिंग खराब हो जाती, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इतनी बड़ी साजिश करती रही तुम मेरे साथ और मुझे भनक तक नहीं लगी। तुम मेरे अब्बू को जेल से निकालने में मेरा साथ दो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान डरेगा। इतना बोलकर यास्मीन उसके माता पिता को बुलवाती है, जिसे बंधक बनाकर रखा था। यह देखकर प्रकाश घबरा जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को बंधक बनाने की? तुम इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, काम होने के बाद छोड़ देंगे। अब जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। अभी वो सारी प्लानिंग प्रकाश को समझा रही थी, तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अब तुम भी अपने अब्बू के पास जाओ। पुलिस कैसे आई यहाँ? क्यों? प्लानिंग सिर्फ तुम ही कर सकती हो। यहाँ आने से पहले मैंने भी एक समझदारी का काम किया। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने सोचा जाने से पहले पुलिस को बता देता हूँ, ताकि कुछ गड़बड़ हुई तो टाइम रहते संभाल ले जाइए सर इन सबको, ताकि किसी को अपने साजिश का शिकार ना बना पाए। ये सिर्फ आपकी नहीं, पूरे देश की गुनहगार है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अरे भाई, जरूरी तो नहीं कि हर एक ससुराल में सास हो, लेकिन तब क्या हो जब देवर सास बनने की कोशिश करे। दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा। और भाभी कहाँ है? ये रहा आपका खाना देवर जी, चलिए आइए आइए बैठ जाइए। क्यों भाभी, आज खाना बनाने में इतनी लेट क्यों हो गई? देर से उठी थी क्या आप? हाँ देवर जी, आज उठने में थोड़ी देर हो गई, माफ करना। अच्छा हुआ ज्यादा देर नहीं हुई और खाना भी बन गया। विकास भी तैयार होके आते होंगे, मैं उनका खाना लगा देती हूँ। भाभी, अगर आप इतनी देर से उठती रही तो घर कैसे संभालेंगी? हाँ, अगर आज समय पे खाना नहीं मिलता तो मुझे और भैया को दुकान जाने में कितनी लेट हो जाती। और प्लीज भैया को नाम से ना बुलाया करे, वो बेटे नहीं है आपके। अरे शांत हो जाइए देवर जी, ऐसा भी क्या हो गया? अब से ध्यान रखूंगी इन बातों का कि आगे से दोबारा ऐसा ना हो। क्या हुआ छोटे, फिर से तेरी सासगिरी शुरू हो गई क्या? नहीं भैया, वो बस मैं भाभी को बता रहा था कि काम पे ध्यान दें। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देरी चलती है छोटे। वैसे भी वो तेरी भाभी है, न कि मशीन जो रोज सुबह सुबह टाइम पे उठेगी। अरे कभी कभी देर भी हो जाती है। सब छोड़ और खाना खा के दुकान चल। हाँ भैया ठीक है, आप चलिए मैं आता हूँ। और पनीर चाहिए देवर जी आपको? नहीं भाभी, मेरा तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। आप घर का पूरा काम कर लेना, आजकल घर में गंदगी बहुत मिल रही है। आप थोड़ा अपना मन फोन से हटाकर घर पे भी दे दिया कीजिए। ये देवर जी भी ना हर वक्त मेरी सास बनने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? मैं भी उसकी भाभी हूँ, ना कि बहू। शाम को दोनों भाई दुकान से लौटते हैं। हम घर आ गए। कहाँ हो गुंजन? अभी आई। और बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। चलिए आप लोग मुँह हाथ धो लीजिए, तब से मैं आप लोग के लिए खाना लगा देती हूँ। दिन तो अच्छा ही रहेगा ना, कोई काम धाम तो करते नहीं, सारा दिन बस रील्स। ऐसा नहीं है देवर जी। अभी ये कैसा खाना बनाया है? सब्जी तो आधी जली हुई है। देवर जी, वो गलती से हो गया, क्योंकि आज घर पर बहुत काम था तो मेरा ध्यान सब्जी पर गया ही नहीं। भाभी आप समझ नहीं रही हो, आप इस घर की बहू हो। अगर आप भी ऐसी गलतियाँ करोगी तो बाहर वालों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। अरे लोगों का मुंह कौन रोक सकता है? देवर जी, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अभी को नहीं कहा, लेकिन आप ऐसी लापरवाही बरतती रही तो वो दिन दूर नहीं जो फिर लोग बोलने लगेंगे आपको। तू फिर से शुरू हो गया। गुंजन ने एक बार कह दिया ना कि उससे गलती हो गई, तो फिर क्यों बात को खामखा आगे बढ़ा रहा है? वैसे भी वो घर में सब कुछ संभाल रही है, तो हो जाती है ना गलती। कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी बीवी भी गुंजन की मदद कर देगी। हाँ भैया, पर बस अब चुपचाप बैठकर खाना खा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पंकज की शादी हो जाती है। रिद्धि उनके घर बहू बनकर आती है। अब टेबल पर खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब तो मुझसे रुका ही नहीं जाता। हाँ भैया, ये तो आपने सही कहा। पता है, मेरी कमरे तक खुशबू आ रही थी, अब तो 1 सेकंड भी वेट नहीं होता। चलो जल्दी लाओ खाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी। आज खाना जो घर की नई बहू ने बनाया है। क्या बात है, आज खाना तो रिद्धि ने बनाया है, तब तो खाना टेस्ट करके देखना ही होगा। लाओ लाओ, थोड़ा इधर भी तो देना। खाना तो अच्छा है, बस खीर में थोड़ा ज्यादा चीनी है और सब्जी में थोड़ा कम नमक है। बाकी सब बढ़िया बनाया है। अरे भैया, इतना तो चलता है, अभी नई नहीं है, कुछ दिन में सीख जाएगी। वैसे तो रिद्धि, देवर जी को थोड़ी सी भी गलती पसंद नहीं है, पर खाना आज तुमने बनाया है तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, छोटा सा ही कहता है, अगर बहुएं ही ऐसी गलती करती रहेंगी तो घर कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए आज के बाद से ये ध्यान रखना। भैया कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। वैसे भी उसने गलती से करा होगा, जानबूझकर थोड़ी करेगी। रिद्धि, तुम इन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। खाना बहुत अच्छा बना है। विकास खाना खाकर अपने कमरे की ओर जाता है तो छोटा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। भैया, आप ये डाइनिंग टेबल पे क्या जताने की कोशिश कर रहे थे? अरे मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं। अरे खाना सही तो बना था, नमक मिर्च इतनी कम ज्यादा भी नहीं थी जो आपने इतना सुनाया। अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसे डांट नहीं रहा था, मैं तो बस रिद्धि को उसकी गलतियाँ बता रहा था, जैसे तू बताता है ना, ताकि बाहर वालों को बोलने का मौका ना मिले। अरे छोटे, तू भी तो यही चाहता है ना। लेकिन भैया, उसने हमारे घर में पहली बार खाना बनाया है, वो ठीक से सब कुछ जानती भी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट तो होने में वक्त लगेगा ना। इसीलिए तो मैंने भी उससे ये सब कहा, ताकि उसे ज्यादा समय ना लगे। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। अगले दिन रात को रिद्धि अपने दोस्तों से मिलकर घर आती है। इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? तुमने तो कहा था जल्दी आ जाओगी, तो फिर इतना लेट क्यों? भाभी, जब मैं मायके से लौट रही थी तो रास्ते में मेरी सहेली मिल गई, तो मैं उसके घर चली गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो, वो लोग भी आते होंगे और उनको भी भूख लगी होगी। भाभी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, वो क्या है ना। उसी समय विकास और उसका छोटा भाई भी आ जाता है। तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, बताओ? वो जी, मैं ना अपने सहेली के घर से आ रही हूँ और वहाँ खाना भी मैंने खा लिया है। अच्छा अच्छा, ये भी कोई घर आने का टाइम है इतनी रात को? लोग क्या बोलेंगे? अरे इतनी भी देर नहीं हुई है भैया, और लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं। फिर भी अगर हमारे घर की बेटी बहुत देर रात तक से बाहर रहती हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? देखो रिद्धि, शादी के पहले की बात अलग थी, अब तुम इस घर की बहू हो और तुमको ये सब शोभा नहीं देता। ठीक है भैया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। रिद्धि अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे गुंजन भी चली जाती है। अब भैया, मैं आपको आजकल देख रहा हूँ, आप रिद्धि से कुछ ज्यादा ही सख्ती से नहीं पेश आ रहे। आप तो उसको ऐसे डांट रहे हो जैसे आप उसके ससुर हो। क्यों, तुझे बुरा लग रहा है? हाँ भैया, मुझे तो छोड़ो, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। इस वक्त वो क्या सोच रही होगी आपके बारे में, कि आप उसको जेठ नहीं बल्कि सास की तरह पेश आ रहे हो। और तू, जब तू यही रौब अपने भाभी के साथ करता है तब तुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन यही बर्ताव जब तेरी पत्नी के साथ हो रहा है
तो बहुत बुरा लग रहा है तुझे। तो सोच तेरी भाभी को कैसा लगता होगा जब तू ऐसा उसके साथ बर्ताव करता है। नहीं नहीं भैया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो तो मैं भाभी को इसलिए बोलता था ताकि भाभी कुछ गलत ना कर दे। तेरा चाहे जो भी मतलब हो, लेकिन तुझे तेरी भाभी से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो तुझसे उम्र में बड़ी है, पद में बड़ी है। क्यों, समझा कि नहीं? जी भैया, जो आप समझाना चाहते थे वो अच्छे तरीके से समझ गया। हर समय सास बहू का रिश्ता खराब नहीं होता। किसी किसी समय ऐसा भी होता है कि अच्छी सास बेटे से ज्यादा बहू को ख्याल रखती हो। माँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं इस घर में किसी भी हाल में नहीं रह सकती। ये फैसला लक्ष्मी की बहू सोनम का था, कारण उसका और उसके पति के बीच बिल्कुल ना बनना। अरे क्या हो गया बेटा, और ये गाल कैसे लाल है? फिर से उसने तुझे मारा क्या? हाँ, वो अब नई बात नहीं है माँ, लेकिन आज उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, क्यों भाई, क्यों नहीं रहना चाहता? जरा बुला तो उसे। तभी वहाँ रमेश आता है। हाँ, क्या है माँ? क्या बात हो रही है? क्या बोल रही हो जी तुम? मैंने कहा ना एक बार कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो बस। अरे ना रे, किसने कहा निकल जा घर से। रमेश माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। हैं? कैसी बात कर रही है माँ? मैं कहाँ जाऊंगा? वैसे भी हम यहाँ रहेंगे, जाएगी तो ये। सोनम रोते हुए अपने कपड़े पैक करने चली जाती है और घर से निकल ही रही होती है कि रुक, तो कहाँ चली कपड़े लेकर? कैसी बात कर रही है माँ जी? वो साफ साफ तो बोल रहे हैं मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो क्या करूँ मैं? हाँ, उसे न रहना है तो न रहे, जाए यहाँ से। तू भूल गई बहू, घर मेरे नाम का है, तेरे पति के नाम का नहीं। तो निकलेगा ये, तू नहीं, समझी? कैसी बात कर रही है माँ? मैं बेटा हूँ तेरा। ये जाएगी घर से बाहर। ना ना बेटा, तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे सारा दिन ये बहू है जो ख्याल रखती है, ये कमाती भी है, सारा खाना भी बनाती है, एक एक पैसा करके घर पे देती है। अरे मेरी कौन कौन सी दवा है, कौन सी नहीं, ये भी इसी को पता है। तुझे पता है क्या? तेरी दवा? तुझे क्या हो गया माँ? ठीक ही तो है तू। नहीं, माँ को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो जो दवाइयाँ माँ लेती हैं बता देती। हाँ ठीक है, माँ की दवा रखने वाली। जा निकल घर से। सास को बेटे की बात पर गुस्सा आता है। अरे क्यों बोल रहा है बार बार? चली जा चली जा, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। यही तो मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा है। बेटे को माँ की बात पर गुस्सा आता है। वो घर छोड़ के जा ही रहा होता है कि उसकी बीवी रोक लेती है। देखिए, मेरे कारण आप अपना घर ना छोड़े, मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। सोचिएगा कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं। वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए आपको किसी न किसी को रखना पड़ेगा। लड़का मान जाता है और बीवी के साथ रहने में हाँ भी भर देता है। अब क्या, जब वो सुबह सोकर उठता तो उसकी बीवी उसके लिए चाय बनाकर रखी होती है, ऑफिस के लिए टिफिन और कपड़े प्रेस करके अलमारी में रख देती है। अरे क्यों करती है उसका काम? वो तो तुझसे बात भी नहीं करता। ना करे माँ जी, मैं ये मानती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है, फिर चाहे जो हो जाए। माँ जी, आप उन्हें कभी ना बताएं कि ये काम मैं करती। बहू अपने कर्तव्य का पालन करती और सास पति का ख्याल भी रखती। वो घर का काम और ऑफिस का काम भी साथ में करती। लेकिन फिर एक दिन, तू अपने पति के सामने क्यों नहीं आती? उसे तो तेरी परवाह है नहीं। उसका सारा काम पूरा हो जाता है और वो आराम से खाता पीता रहता है। फिर तू क्यों परेशान होती रहती है? बहू कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से चली जाती है। माँ, ये तू मेरे लिए रोज चाय नाश्ता खाना मत बनाया कर। वैसे भी तू थक जाती होगी। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ। माँ को बेटे की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे शादी के लिए मना कर देती है। अरे तेरी बीबी जिंदा है, न ही तेरा तलाक हुआ है, वो तेरे साथ रहती है।
फिर तुझे क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? माँ वो मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। उसे ना मेरी फिक्र है ना तुम्हारी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। बहू के कहने के कारण सास अपने बेटे से कुछ नहीं कह पाती। वो शांति रहती है, लेकिन वो फिर भी बेटे और बहू के बीच के झगड़े को समझने की कोशिश करती है। अच्छा बेटा ठीक है, मत रहो उसके साथ, लेकिन ये तो बता बहू में कमी क्या है जो उसे छोड़ रहा है? देख माँ, इतने दिन से वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही। दूसरी बात, मुझे उसकी शक्ल देखना ही पसंद नहीं है। देखा ना कैसी रहती है वो। अब सास को माजरा समझ में आ जाता है कि जरूर बेटे को दूसरी लड़की पसंद आ रही है, तभी वो ऐसा कर रहा है। बेटे के जाने के बाद वो बहू को बुलाती है। बहू जो अभी किचन से काम करके निकली होती है, उसके सारे बाल बिखरे होते हैं, उसके पास से मसाले की बू भी आ रही होती है और कपड़े भी अस्त व्यस्त होते हैं। बेटा तू खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती है? माँ जी वक्त ही नहीं मिलता, फिर आजकल तो ऑफिस भी घर से चल रहा है, तो कैसे और क्यों ख्याल रखना? ऐसा नहीं है बेटा, ऑफिस घर से चल रहा है तो खुद का ख्याल न रखा जाए। देख दूसरी लड़कियों को कितनी स्मार्ट होके रहती हैं। पर अब माँ जी क्या जरूरत है, घर चल रहा है ना ठीक से, और क्या चाहिए? वैसे तो देखा जाए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खुद के लिए जरूरत है। अरे खुद को 1 घंटा देना जरूरी है, क्योंकि निरोगी शरीर के लिए खुद का ध्यान रखना कोई फैशन नहीं है, वो जरूरत है। बहू को समझ में नहीं आता कि सास उसे क्यों ये सब समझा रही है, लेकिन बहू के काम के बीच में उसे उसके लिए कैसे समय निकलवाना है, ये समझाने के लिए सास उसे कहीं ले जाती है। बहू आज से हम दोनों योगा करेंगे, जिम जाएंगे और हाँ हेल्थ डाइट भी लेंगे और साथ में पार्लर भी चलेंगे। सास बहू दोनों मिलकर खुद को वक्त देना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ ही महीनों में क्या बात है बहू, तू तो पहचान ही में नहीं आ रही है, हैं? कैसे है? सब आपकी मेहरबानी है माँ जी, सच्ची मैंने खुद को बहुत इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत थी माँ जी। सास बहू बात कर रही होती हैं कि सामने से पति आ जाता है। वो बीवी को देखता ही रह जाता है। हाँ तो तू क्या कह रहा था कि तू दूसरी शादी करेगा? मैंने बहू से बात कर ली है। बहू अब कल से तू जो इसे खाना बना के टिफिन देती थी ना, इसके उठने से पहले चाय रख देती थी, इसके कपड़ों से लेकर सारी चीजों का ख्याल रखती थी, वो छोड़ देना। कल से कोई और ला रहा है ये। बेटा समझ नहीं पाता कि उसकी बीवी इतनी प्यारी कैसे हो गई। अब बहू को क्या देख रहा है? तलाक के पेपर मैंने बनवा दिए हैं और हाँ ऊपर का मंजिल भी खाली करवा दिया है। किराया देना शुरू कर देना अपनी नई बीबी के साथ। मैं तो अपनी बहू नहीं छोड़ सकती। माँ मैं नहीं छोड़ सकता अपना परिवार, मेरी बीवी और इस घर को। मुझे माफ कर दो आप लोग। माला सोलापुर गांव में अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन भी थे, जिसकी जिम्मेदारी माला के कंधों पर थी। माला का परिवार शुरू से ही दिए बनाने का काम करता था, लेकिन जब से उसके पिता बीमार हुए हैं, ये सारी जिम्मेदारी माला और उसकी माँ पर आ गई है। माला और उसकी माँ मिलकर दिया और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ बनाकर उसे बाजार ले जाती और उसी को बेचकर जो पैसे आते उसी से अपना घर चलाती थी। दीपावली का समय आ गया था। दोनों माँ बेटी मिलकर दिए बना रही थी। माँ इस बार कुछ डिजाइन वाले सुंदर सुंदर दिए बनाते हैं। डिजाइन वाले दिए लोगों को ज्यादा पसंद आएंगे। हाँ तो सही बोल रही है। इतना बोलकर दोनों दिए बनाने लगी। अगले दिन माला उन्हीं दिए को बेचने के लिए बाजार लेकर जाती है। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान इस दीपावली में इतनी अच्छी कमाई हो जाए जिससे हम गरीब भी अच्छे से दीपावली मना ले। यही प्रार्थना मन में करने के बाद माला अपनी दुकान लगाकर दिए बेचना शुरू कर देती है। शाम तक बैठने के बाद वो कुछ दिए ही बेच पाती है। इतने पैसे से क्या होगा, मुश्किल से घर का खर्च निकल पाएगा। यही हाल रहा तो मैं घर में क्या जवाब दूंगी। मैं अपने भाई बहन के लिए पटाखे और बाबा के लिए दवाई कैसे ले पाऊंगी। इसी सोच में वो उदास मन से अपना टोकरा उठाए घर चली जाती है। घर पहुंचते ही उसकी माँ बोली, माला बेटी क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो? क्या बताओ माँ, इतनी मेहनत से दिए बनाए थे,
लेकिन इस बार दिए की अच्छी बिक्री नहीं हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होने वाली। तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। अभी दीपावली आने में कुछ दिन है, धीरे धीरे लोग खरीदारी करेंगे, तुम चिंता मत करो। अपनी माँ को समझाने के बाद माला को थोड़ी तसल्ली हुई। इसी तरह समय बीतने लगा। माला हर रोज दिए लेकर जाती, लेकिन हर रोज उसे निराशा ही हाथ लगता। हमेशा की तरह एक दिन माला दिए बेच रही थी, तभी बड़ी सी गाड़ी से एक लड़का निकलता है जिसने माला से बहुत सारे दिए खरीदे। उस दिन माला की कमाई भी अच्छी हुई। ये सब देखकर माला बहुत खुश हुई। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, आज सबके लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊंगी। अब शाम होते ही उसने बचे दिए को अपनी टोकरी में रखा और घर जाने से पहले खाने पीने की दुकान में गई और सोचने लगी, मैं छुटका छुटकी के लिए कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ, दोनों खुश हो जाएंगे। उसके बाद बाबा के लिए दवाई ले लूंगी। यही सोचकर माला दुकानदार से कुछ खाने पीने की सामान ले लेती है, लेकिन जैसे ही उसने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार उसे डांटने लगा। मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था। क्या हुआ अंकल, मुझे डांट क्यों रहे हो? मैं तो पैसे ही दे रही हूँ। अच्छा, तो ये नकली पैसे तू मुझे दे रही है? ये सुन माला आश्चर्य हो गई। क्या ये नकली पैसे हैं? लेकिन ये पैसे तो मुझे किसी ग्राहक ने दिए हैं। मतलब तुझे किसी ने उल्लू बना दिया तो तू मुझे बनाने आ गई? चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। माला वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और वहाँ से बाहर आकर रोने लगती है। ये तो वही पैसे हैं जो उस गाड़ी वाले आदमी ने दिए हैं। इतना पैसा होने के बाद भी लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? सुताने के लिए भी हम गए भी मिलते हैं। मेरा इतना नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है भगवान? अब किसी तरह माला अपने आप को संभालती है और अपने बाबा की दवाई लेकर वापस घर चली जाती है। घर जाकर माला सारी बात अपनी माँ को बताकर रोने लगती है। चुप हो जाओ बेटी, भगवान को शायद यही मंजूर था। कल धनतेरस है, क्या पता माता लक्ष्मी की कोई कृपा हो जाए और हमारी सारी मुसीबतें एक ही दिन में ठीक हो जाए। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। माला की माँ को भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसे तो अपनी बेटी को संभालना था, इसलिए माला के सामने अपने आंसू छुपा रही थी। इधर माला से जो दिए खरीद कर ले गया था उसका नाम रोहित था। रोहित बहुत अमीर बाप का बेटा था। उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए कभी गरीबों की इज्जत नहीं करता था। उसकी माँ ने उसे दीपावली की शॉपिंग करने बोला था। वो घर आते ही अपनी माँ को बोला, देखो माँ, मैं क्या क्या खरीद कर लाया हूँ। अरे वाह, तुमने तो सारी चीजें खरीद ली। दिए तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। इतने सारे दिए कहाँ से लिए और कितने में दिए? अरे माँ, दिए में मेरी चालाकी सुनकर तो आप और भी ज्यादा खुश हो जाएंगी। अच्छा तो बताओ मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया? रोहित ने जब सारी बातें अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। बेटा, ऐसे किसी इंसान के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। माँ, इतने कम पैसों से किसी का क्या बुरा हो जाएगा? बेटा, वो पैसा तुम्हारे लिए कम है, लेकिन उस परिवार के लिए पूरी दीपावली की कमाई है, जिसके लिए वो कब से उम्मीद लगा कर बैठे होंगे। चलो बेटा, उस बच्ची को उसके पैसे लौटा देते हैं। अब रोहित अपनी माँ को उसी जगह ले गया जहाँ से उसने दिए खरीदा था, लेकिन माला वहाँ नहीं थी। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, मैं इस गरीब बच्ची को कहाँ ढूंढूं? माँ, मैं किसी से पूछता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। भैया, यहाँ एक छोटी सी लड़की दिए बेचती थी, वो कहाँ रहती है? आपको उसका घर पता है क्या? वो दुकानदार माला के घर का एड्रेस उसे दे देता है। अब जैसे ही रोहित और उसकी माँ उसके घर पहुँचते हैं, तब माला की माँ और उसके बीमार पिता उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। जब रोहित की माँ ने माला की माँ को सारी बात बताई, तब माला की माँ बोली, हाँ, मेरी बेटी इस दिन से बहुत दुखी है। मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगती हूँ, इससे गलती हो गई। रोहित भी अपने किए पर शर्मिंदा था, इसलिए वो भी उसकी माँ से माफी मांगता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन आप लोग इस बात के लिए माफी मांगने घर तक आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है आप लोग कितने अच्छे हैं। सारी बातें खत्म होने के बाद रोहित की माँ ने ढेर सारे दिए माला की माँ से खरीदे। उसके बाद दोनों बाजार चले गए और माला के सभी परिवार वालों के लिए गिफ्ट
और ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद कर उन्हें उपहार में दे दिया, जिससे उसका पूरा परिवार खुश हो गया। इन सब बातों से अनजान माला अपने दिए बेचने में लगी थी। धनतेरस के कारण माला के सारे दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी बहुत अच्छे से बिक रही थी। ये सब देखकर माला बहुत खुश थी। वो बार बार अपने परिवार को याद करके बहुत खुश हो रही थी। आज मैं अपने परिवार के लिए मिठाई और पटाखे लेकर जाऊंगी, सब कितने खुश हो जाएंगे। यही सोचते सोचते माला के सारे दिए और मूर्तियाँ भी बिक गए। आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब माला भी सबके लिए मिठाई और पटाखे खरीद लेती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। माला जैसे ही घर पर पहुंचती है तो उसने देखा कि वही लड़का उसकी माँ को गिफ्ट दे रहा था, जिसने नकली पैसे देकर उसे बेवकूफ बनाया था। जैसे ही रोहित और उसकी माँ माला को देखती है, रोहित की माँ बोलती है, बेटी तुम ही हो जिससे मेरा बेटा दिए लेकर गया और नकली पैसे दे गया, इसे माफ कर दो। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मैंने आपको कब का माफ कर दिया था। माला की माँ भी सारी बात अपनी बेटी को बता देती है, कैसे उन्होंने उसके पूरे परिवार को दीपावली का गिफ्ट दिया है। ये सुनकर माला बहुत खुश होती है और दोनों का धन्यवाद करती है। अब माला का पूरा परिवार भी दीपावली बहुत धूमधाम से मनाता है। इसलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला। हैप्पी दीपावली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।